जर्नी है। देखो, गुजराती हो, गुजरात से आते हो, बिजनेस दिमाग में है। भी लोग आते थे और बोलते थे कि मुझे इस तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। नेक्स्ट ईयर उसको जो प्रॉफिट होगा वो 2 गुना होगा। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जो गुजरात के राजकोट से आते हैं। राजकोट में उनका बिजनेस है, करीब करीब 7-8 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है और उसके भी पहले 3-4 साल का उनका जॉब का एक्सपीरियंस है। उन्होंने आईटी में पढ़ाई की, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग से हट करके एक अलग ही सेगमेंट, जो आईटी, जो राजकोट में बहुत कम ही मिलते हैं लोग कि जो आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। आज वो ई कॉमर्स में करीब करीब 50+ कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम उन्होंने मार्केट में फाइंड आउट की कि भाई आईटी में काम तो कर रहे हैं और कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना करके भी लोगों को डिलीवर किया 2017-18 में, पर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई मार्केट में उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और जब बेनिफिट नहीं होता है तो इंसान कहीं ना कहीं रिकरिंग बिजनेस में मार खाता है, और यही एक सबसे बड़ा पॉइंट उन्हें पता चला। तो उन्होंने एक नया प्लान इनिशिएट किया कि भाई हम एक ऐसा सेगमेंट स्टार्ट करें जिससे लोगों को रिकरिंग बिजनेस आए, जिससे लोगों का बिजनेस बढ़े। तो ई कॉमर्स पे उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान लेके आया और ई कॉमर्स के साथ वो एक अच्छी तरीके से बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं हिरेन शववंशी से। वो राजकोट से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेम रहेगा अब हिरेन का। सो कैसे हैं हिरेन आप? बढ़िया, आप बताएं। मैं बढ़िया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप जो एक बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपके बारे में कि आप कहाँ से आते हैं, तो अगर वो आप अपने तरीके से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने एक्चुअली सही बताया। अच्छा। वो उसमें कोई एडिटिंग करने वाली चीज़ नहीं है। तो ये एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है, देखो, गुजराती हो, गुजरात से आते हो, बिजनेस दिमाग में है, ठीक है, ये एकदम सही बात है क्योंकि वहाँ गुजरात पे बहुत बिजनेसेस हैं और हर गली चौराहे में बिजनेस है। और एक्चुअली देखा जाए तो गुजरात इज़ अ हब। पर तभी भी आप कैसे इस जर्नी में आते हो? मतलब इस जर्नी में गुजरात में क्या है कि हर बंदा है, या तो इंडिया में, ऐसा नहीं गुजरात में ही है, सबको, सब पूरे इंडिया में एक ऑनलाइन का बिजनेस चल रहा है। तो सबको लग रहा है कि मुझे भी अपना प्रोडक्ट है उसको सेल करना है। लेकिन आदमी क्या करता है कि वो पहले ना लोकल बिजनेस सेटअप करता है। हाँ। फिर उसमें से कुछ रेवेन्यू निकालता है, एक साल में कुछ पैसा बचाता है। उसके बाद वो सोचता है कि अब मुझे इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है, और उसमें बहुत सारी दिक्कत भी आती है। लेकिन वो मेहनत करके बंदा क्या करता है कि वो पैसा जोड़ के कुछ 4 लाख 5 लाख रुपया जोड़ के बोलता है कि अब मैं उसको ऑनलाइन जाऊँगा और उसको ऑनलाइन में सेलिंग करूँगा। ठीक है। अब वो क्या करता है कि कोई आईटी इंडस्ट्री वाला कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको पकड़ता है। ठीक है। जैसे पहले हमारी कंपनी में भी लोग आते थे और बोलते थे कि मुझे इस तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। ठीक। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको एक बिलिंग देते हैं कि भाई इतना कॉस्ट लगेगा आपको। फिर क्या होता था कि वो बंदा है, उसका प्रोडक्ट का जो फोटोग्राफी है, ब्रांडिंग करवाता है, लोगो डिजाइनिंग करवाता है और ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाता है। तो ये सब करने में उसका पैसा है ना पूरा चला जाता है। तब वो करने के बाद उसको पता चलता है कि अभी तो ट्रैफिक लाना तो मेन पॉइंट रह गया। अच्छा, तो मतलब वो 2-3 लाख रुपए तो वो सिर्फ डेवलपमेंट में लग गया। हाँ। अब ट्रैफिक लाने के लिए अलग फिर एक रिटेनरशिप कॉस्ट देनी होगी। तो उस टाइम पे उसका पैसा तो खत्म हो गया। जो तो प्लानिंग है वो अब तो गई। प्लानिंग तो खराब हो गई। तो हमारा पहला सबसे जब लास्ट 3 साल से अब हम जो 50+ कस्टमर को हम दे रहे हैं, तो उस सब कस्टमर को हम पहले से ही पूछ लेते हैं कि आपका बजट क्या है। अच्छा। और उस बजट पे हम उसको पूरा ऑप्टिमाइज करके देते हैं कि उसको। तो आप साल भर तक सपोर्ट देते हैं? हाँ, पूरा साल भर का देते हैं। अच्छा। और उसको पूछ लेते हैं कि आपका एक साल में आपका बजट क्या है। अच्छा। तो उसको हम डिवाइड करके कौन सा पैसा किस जगह पे लगना चाहिए, मतलब मार्केटिंग पे कितना लगना चाहिए, हाँ। उसका
ब्रांडिंग पे कितना लगना चाहिए, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आना चाहिए, तो वो सब हम डिवाइड करके उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर 100 रुपये है मेरे पास और मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, 100 रुपये इट मीन्स 100% मनी है, 100% तो आप कैसे कैसे डिवाइड करोगे? क्योंकि लोगों से डिज़ाइनिंग से स्टार्ट होगा, कोलैटरल्स बनेंगे, मार्केटिंग मटेरियल्स बनेंगे, ब्राउचर्स होगा, प्रोडक्ट की लिस्टिंग होनी है, वहाँ पर भी एक एम्प्लॉयबिलिटी कॉस्ट। तो अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो भाई ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कहाँ कहाँ कितना कितना परसेंटेज आपके हिसाब से जाएगा? परसेंटेज के हिसाब से तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक बेसिक कॉस्ट है, मतलब लोगो बनाना है, हाँ, तो लोगों का एक कॉस्ट है, हाँ, तो हम पहले से एक रोड मैप बना लेते हैं कि लोगों का इतना कॉस्ट आएगा। ठीक है, फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसका डिज़ाइनिंग पार्ट आता है कि उसको बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी हम एक रोड मैप बना लेते हैं कि इस वेबसाइट को बनाने में इतना खर्चा होगा। अच्छा, तो उसमें पहले से ही हमें मालूम होता है कि जो कॉस्ट हमें डेवलपमेंट में लग रहा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब उसका जो बजट अच्छा, है मतलब उससे डेवलपमेंट कॉस्ट 50% आना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट कॉस्ट है जो 50% 40% में आ जाना चाहिए। अच्छा, और बाकी 60% 50% आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग में SEO, एसईओ एडवर्टीजमेंट पे आना चाहिए। एडवर्टीजमेंट में आना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि उस पैसों से उसका प्रोडक्ट बिकेगा। अच्छा, अब जब उसका प्रोडक्ट बिक गया, उसमें उसने कुछ प्रॉफिट कमाया, हाँ, तो अगले साल क्या करता है उसमें से अलग, कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या करता है कि उसका जो प्रॉफिट आया साल भर का उसको डिवाइड करता है कि मुझे इतना मेरा प्रॉफिट हुआ इस साल, मुनाफा हुआ, तो उसमें से मुझे घर कितना लेके जाना है, फिर इस पे रिनोवेशन किया मेरे बिजनेस में, मुझे अपग्रेड क्या करना है, फिर जो पैसा बचा उसमें से मुझे मार्केटिंग कितना करना है, और तो वो रिकॉल होता है, फिर रिकॉल होता है। तो वो कस्टमर क्या दूसरे साल भी आके बोलता है कि इस बार मेरा है ना जो बजट था वो अपग्रेड हो गया, पिछले साल मेरा 5 लाख का था, हाँ, लेकिन इस साल मेरा 8 लाख का बजट है। अच्छा, और दूसरी बात क्या होगा कि उसका एक पहले से ही वेबसाइट तो रेडी है, हाँ, तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट उस टाइम डाउन कम हो गया, मतलब Okay. डेवलपमेंट कॉस्ट अब लगेगा उसको 20 से 25%, अच्छा, और मार्केटिंग पे जाएगा 70% नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। तो उसको नेक्स्ट ईयर जब जो पहले अपग्रेड साल करना है उसको। हाँ अपग्रेड करना है, तो नेक्स्ट ईयर उसको जो प्रॉफिट होगा वो 2 गुना होगा, अच्छा, क्योंकि मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसा जा रहा है ना, हाँ, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा आ रहा है, हाँ, कन्वर्जेशन ज़्यादा हो रहा है, Okay. और जो डायरेक्ट ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक हम उसको बोलते हैं कि जिसको पता ही है एक बार हमने कोई प्रोडक्ट बेचा, उसको अच्छा प्रोडक्ट लगा, वो डायरेक्टली आके हमारे साइट पे आके परचेज करता है। तो देखा जाए तो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में करीब करीब लास्ट 3 साल से हैं, हाँ, लास्ट ठीक है। 3 साल। और उसके पहले भी आपने वेब डेवलपमेंट के काम उठाए, हाँ, सॉफ्टवेयर्स उठाए, पर आपको प्रॉब्लम आई कि भाई ई कॉमर्स में क्लाइंट पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट बर्न कर दे रहा है, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट ठीक है। नहीं आ रहा। तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड मैटर पे इनिशिएट करते हैं। तो पहला जो क्लाइंट आया था ई कॉमर्स का, उसके साथ का क्या एक्सपीरियंस था? किस तरीके से वो आया, कैसा रहा? जो पहले सबसे पहले जो हम बनाते थे उस टाइम पे कस्टमर आता था, हाँ, वो बोलता था कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो, इस तरह का चाहिए, मैं इतना पैसा दूंगा, बाकी कुछ वो सोचता नहीं था, क्योंकि उसका सब्जेक्ट नहीं है, हाँ, उसका मेन उसी बात सब्जेक्ट है। होता है उसकी प्रोडक्ट की उसका expertise, business में, हाँ। उसके बिजनेस में। हमारे बिजनेस में तो उसका एक्सपर्टाइज नहीं होगा, तो उसको पता ही नहीं रहेगा। और आज तक लोग क्या करते हैं कि कस्टमर बोलता है हम बना देते हैं, ठीक है, पहले मैं भी यही करता था, अच्छा। लेकिन तो लास्ट अभी 3 भी साल तो आप से ऐसे ही करते होगे? नहीं, लास्ट 3 साल में हमने पूरा चेंज कर दिया रोड मैप। अच्छा, तो कस्टमर जो बोलते हैं वो नहीं बनाते हो आप? कस्टमर बोलते हैं वो बनाते हैं, हाँ, लेकिन कस्टमर का बजट पूछने के बाद उसको जो चाहिए उसको हम समझाते हैं कि ये कॉस्ट है, इतने कॉस्ट में ये बन जाना चाहिए, तब जाके आपके पास पैसा बचेगा, आप मार्केटिंग कर पाओगे, रिटारगेटिंग कर पाओगे, तो उस हिसाब से। अच्छा, तो पहला कस्टमर का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर हाँ, सकते हो? तो जो पहला कस्टमर था हाँ, उससे पहले हमने क्या किया था, 1 साल पूरा मेहनत किया था हाँ, इसके बारे में कि रोड मैप कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम कस्टमर को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, हाँ, कस्टमर का कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेंगे, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, हाँ, वो सारा हमने 1-1.5 साल पूरा ऑप्टिमाइज Analysis किया, कर लिया। एनालिसिस किया, खुद पे ट्राई किया। अच्छा, मतलब कस्टमर का कोई
प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने खुद पे ट्राई तो वो 1-1.5 साल तक आपको एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आई बिजनेस में? बिजनेस है तो पहले इन्वेस्टमेंट तो हो गई। अभी तो कोई मतलब कस्टमर आ रहा है तो आपको उसमें investment- मेरा इन्वेस्टमेंट लगा था। अच्छा, तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या घर से लिए थे? पर्सनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो जो क्योंकि कमाए थे वो मैं वही उसमें फिर ही लगा invest दिए। लगा। और जब उसके बाद एक 1.5 साल के बाद जो हमारा एक्सपर्टाइज हो गया, हाँ, उसके बाद ही हमने पहले कस्टमर के साथ काम किया था। ओके। और उसमें वो था कुवैत का काम, क्लाइंट कुवैत का कुवैत क्लाइंट। का client था। और उसका वेबसाइट उसका ऑलरेडी था, उसका ई कॉमर्स वेबसाइट e-commerce बना हुआ website था बना हुआ था, पर ऑप्टिमाइज नहीं था। ऑप्टिमाइज नहीं था। Okay. सेम प्रॉब्लम था उसका, हाँ। कि उसका वेबसाइट सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ से वेबसाइट बनी बनाई रखी है बट ट्रैफिक ही नहीं है। ट्रैफिक नहीं है, कोई परचेस नहीं कर रहा है। अच्छा, जो लोकल बिजनेस चल रहा है वही चल रहा है, ऑनलाइन से कुछ कुछ फायदा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो उसको कुछ बेनिफिट हुआ उसके बाद? हाँ, उसके बाद हमने उसको पूरा वेबसाइट एनालाइज किया। हाँ, उसका बहुत पुराना स्ट्रक्चर था, अच्छा। उसको हमने नया स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा। हम्म। फिर जो नया आज के ज़माने में जो ऑनलाइन है मार्केटिंग, उसको जोड़ा, फनल बनाया, बहुत कुछ उस पर चेंज किया और पूरा एक सेटअप बना के दे दिया। ओके, चलिए बढ़िया। तो अगर मान लीजिए कोई, जैसा आपने बताया एनालिसिस करते हैं, तो अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, तो आप क्या करते हो? पहले उसको प्राइस देते हो, अंडरस्टैंड करते हो? उसकी प्रोडक्ट के बारे में पहले जानते हैं कि अच्छा। उसका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि किसी का प्रोडक्ट होता है वो B2B सेलिंग होता है, हाँ, किसी कस्टमर का क्या होता है B2C सेलिंग होता है। जैसे आप क्लॉथिंग ले लो, तो शूज़ का ब्रांड ई कॉमर्स में B2B भी होता है और B2C भी होता है। हाँ, ऐसा कोई तो नहीं। बेस्ट fix क्या नहीं। होता है इसमें? मतलब आपका जो बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हाँ। अब आपको हर कस्टमर के साथ नहीं जोड़ना है, एक एक पार्सल सेल नहीं करना है, हाँ, लेकिन आपको क्या करना है कि ब्रांडिंग तो करना ही है। हाँ, हाँ, आपका माल जो बन रहा है उसको बेचना तो है ही, कुछ भी करके। जी। तो B2B मतलब क्या होता है कि जो बंदा एक शॉप लेके बैठा है, हाँ, पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई भी लोकेशन पे बैठा है, हाँ, तो उसको दिखाना है कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम बिजनेस बेच को ही रहे हैं, सेल करना है। बिजनेस को सेल कर रहा है। वो B2B में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हर स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज रहता है, या तो हर डीलर वाइज, उसका जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके वाइज प्राइसिंग अलग अलग रहती है। अच्छा, तो उसका भी सॉल्यूशन हम करके देते हैं। ओके। तो जब वो जो कस्टमर है उसका, कि जो डीलर है, वो जब लॉगिन करेगा, वो प्रोडक्ट देखेगा, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन देखेगा, तो वहाँ पे जो प्राइसिंग आएगी उसके लिए स्पेसिफिक अलग से प्राइसिंग आएगी। ओके, तो देखा जाए, एक मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे पास मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या फिर मैं चाइना से माल लेके आता हूँ, तो क्या मैं आपके सिस्टम से एक ई कॉमर्स बना करके एक सक्सेसफुल बिजनेस डिजिटली कर सकता हूँ? मैं एकदम अननोन हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मुझे धंधा करना है, मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक छोटा लमसम 4-5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का एक अमाउंट है जिससे मैं प्रोडक्ट ला करके रख सकता हूँ, ठीक है? कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। प्रोडक्ट में भी आप सपोर्ट करते हो? प्रोडक्ट सिलेक्शन में? प्रोडक्ट सिलेक्शन में हम सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते। प्रोडक्ट का क्या है कि हमारा मेन है डिजिटलाइजेशन, अच्छा, मतलब आईटी का काम है IT आपका, का काम। आप प्रोडक्ट लेके आओ, हम आपको सेल करके देंगे। सेल तो आप कैसे लोग कोई करना है वो गारंटी लेते हो सेलिंग की कि भाई हम जैसे हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो भाई आपका ये प्रोडक्ट है, इतने तो बिकेंगे ही बिकेंगे, ये हम गारंटी देते हैं, ये कुछ ऐसा है? ऐसा कोई गारंटी वाला तो अभी देते System नहीं है, लेकिन हम उसको पहले से ही बता देते कि इतना परसेंटेज बिकेगा ही। अच्छा, तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज रेशियो होता है, अभी मार्केट में आप कहीं पे सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो वहाँ पे आता है 1 या 2%। अच्छा, लेकिन हम 5% तक लेके गए, मतलब लेके गए? ट्रैफिक का। हाँ, 5% तक। मतलब ट्रैफिक, मतलब एक 100 लोगों ने आपकी 100 वेबसाइट लोगों को ने देखा देखा, तो 5 लोग परचेज करेंगे ही? करेंगे। अच्छा,
ये मतलब आपका 100 अंडरस्टैंडिंग लोग है। सिर्फ आए आपके वेबसाइट पे और बैग चले गए, हाँ। 10 सेकंड में आके चले जाते हैं ठीक है। ट्रैफिक में। हाँ, तो उसमें से 100 में से 5 लोगों को हम परचेस करवा देते हैं। ये कैसे होता है भाई? वही उसमें जो आता है कि लैंडिंग पेज का UI UX कैसे होना चाहिए, अच्छा। फिर उसका जो पहला लेआउट होना चाहिए, हाँ। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है। फिर बैकएंड में जो टेक्निकल चीज़ होती है हाँ। कि गूगल से कोई सर्च करे तो हमारा पेज ऊपर आना चाहिए, जो SEO आप बोलते हैं। अच्छा। वैसे ही AI SEO आता है। कोई अच्छा। चैट GPT या तो जेमिनाई पे हाँ। कोई सर्च करे हाँ। तब भी हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए टॉप पे। कभी एक मैं गूगल मर्चेंट का आपको बता देता हूँ कि कोई सर्च करता है और गूगल में सब लोग कहाँ पे वेब पे देखते हैं। हाँ। लेकिन उसमें वेब आता है, उसके पास में इमेज आता है, उसके पास में एक शॉपिंग करके मेनू आता है। अच्छा, गूगल मर्चेंट सेंटर। हाँ, गूगल मर्चेंट सेंटर। हाँ। तो वहाँ शॉपिंग पे प्रोडक्ट दिखती है, ठीक है। वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आप लिस्टिंग करवा सकते हो गूगल ओके। मर्चेंट सेंटर से। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं ट्रैफिक लाने का। अच्छा, और ऐसा क्या नहीं तरीका है? जैसे इंस्टाग्राम है, हाँ। मेटा है, हाँ। बहुत सारे हैं। आप उस तरीके से भी ट्रैफिक ला सकते हैं, पोस्टिंग करके। तो अपनी तो- वेबसाइट की लिंक डालेंगे हम पोस्ट हाँ। में, उससे तो ट्रैफिक लाए। अभी आज के ज़माने में सब लोग क्या सोचते हैं कि मुझे एड रन करना है, 500,000 डालना है डेली का, हाँ। तब जाके मुझे ट्रैफिक आएगा। ठीक है। वो पेड प्रमोशन हो गया। हाँ। लेकिन बिना पैसा डाले भी हम प्रमोशन कर सकते हैं सारी जगह पे। तो ये सारे ऑप्शन हो गए उसका। अब जो ट्रैफिक आ रहा है हाँ। उसका जो लेआउट डिज़ाइन है, कस्टमर का बिहेवियर है, हाँ। वो सब समझने के बाद उसके हिसाब से उसका रेशियो बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि एक मतलब या 2% UX UI भी मैटर करता है हाँ। ई-कॉमर्स में। 50% मैटर करता है UI UX। अच्छा, कि मतलब अगर जिसका बेस्ट UX UI होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे प्रोडक्ट के परचेज होने के। हाँ, ओके। UI UX का मीनिंग ही वही है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब हाँ। यूज़र इंटरफेस मतलब लेआउट, डिज़ाइनिंग, लुक कैसा है। ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब वो जो पेज देख रहा है हाँ। उसमें उसका एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा। तो वो जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो तगड़ा कर देते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं कि हम कस्टमर को डायरेक्टली बाइंग करवा सकते हैं। फिर कोई ऑफर डाल सकते हैं कि भाई 1-2 लोगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, तो 3 इसमें तो डिलीवरी भी आती है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग आती है, वेयरहाउस आता है, ठीक है। तो फिर प्रिंट भी निकलते हैं उसके, जो बिलिंग प्रिंट होती हैं, ठीक है। फिर डिलीवरी के बाद रिटर्न के भी इश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज अगर वेबसाइट पे डालना है कि भाई मेरे को 1,000 रुपये का प्रोडक्ट पहले अपनी कैटेगरी में दिखाना है, 10,000 के अलग दिखाना है, तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं। विश लिस्ट का मैटर है, स्टार रेटिंग का मैटर है। तो उसको कैसे आप लोग, मतलब सब कुछ फीचर्स आप देते हो? हाँ, सब कुछ देते हैं। अच्छा, तो कुछ फीचर्स जैसे बताओ अगर आप। जैसे ये आपने प्रिंट वाला बोला, हाँ, कि तो भाई प्रिंट वाला आज के ज़माने में आप देखोगे तो हर जगह पे वो तो होगा स्टिकर वाला, प्रिंट वाला। ठीक है। तो उसका डिज़ाइन अगर आपको अलग से बनाना है तो वो तो आराम से बन जाएगा। वो भी कस्टमाइज हाँ, है? वो एडमिन पैनल ही हम दे देते हैं। उस एडमिन में आपका ऑप्शन ही रहेगा कि आपको प्रिंट कैसा चाहिए। अच्छा। आपको प्रोडक्ट कितना भी चला ऐड करना है। ठीक है। फिर आपने बोला विश लिस्ट वाला, हाँ। तो उसका भी हम प्लगिंग टाइप का होता है। जैसे आप प्लगिंग ऐड किया, आपका हो गया। ओके। और शिपिंग का आपने बोला, तो शिपिंग का भी ऑलरेडी अवेलेबल है प्लगिंग। अच्छा। आप कोई भी प्लगिंग आके उसको ऐड करो, अटैच करो। और जिसके साथ आपका अभी मार्केट में क्या होता है कि एक का तो आपने प्लगइन का नाम ले रहे हैं, तो क्या ये वर्डप्रेस वेबसाइट है? नहीं, वर्डप्रेस का नहीं है, ये आप लोगों का खुद का कस्टमाइज कस्टमाइज सेगमेंट है पूरा। ठीक है। तो ये जो कस्टमाइजेशन करना, आप लोग को नहीं लगता कि ये बहुत चैलेंजिंग वर्क हो जाता है कभी कभार, और टाइम टेकिंग वर्क होगा? हाँ, स्टार्टिंग में वो थोड़ा टाइम ट्रेकिंग होगा, लेकिन हाँ। अभी जो हमने एक अच्छा खासा सेटअप बना लिया है। अच्छा। तो अब आप कोई भी कस्टमर आता है, हाँ। उसको कम टाइम में स्टार्टिंग से ही उसको वेबसाइट चाहिए, हाँ। तो हम
10 या 15 दिन में उसको ई कॉमर्स पूरा सेटअप करके दे देते हैं। पूरा सेट करके पूरा रहेंगे। अच्छा। उसको कोई भी पेमेंट गेटवे, इंडिया में पेमेंट गेटवे चला रहा है, हाँ। कोई भी पेमेंट गेटवे से वो पेमेंट गेटवे लेके आता है तो उसको हाँ। कॉन्फ़िगर कर देते हैं। पहले हम जब बना रहे थे उस टाइम पे क्या हो रहा था हाँ। कि कोई कस्टमर आता है, कोई पेमेंट गेटवे लेके आता है, तो हमारा 10 दिन तो उसमें चला जाता था। ओके। और आज हम 15 दिन में तो पूरा वेबसाइट कंप्लीट करके दे देते हैं। अच्छा, तो आप जो सेगमेंट बनाते हो उसमें आप लोग, क्योंकि ई कॉमर्स है, सेलिंग बाइंग परचेजिंग है, तो इसमें फनल, क्योंकि हम भी आईटी से हैं तो हम लोग भी फनल क्रिएट करते हैं, तो आप लोग भी फनल का कुछ ऑप्शन देते हो? हाँ, फनल का होगा ही। जो रीटारगेटिंग जो कस्टमर होगा हाँ। वो फनल के थ्रू ही होगा। अच्छा। जो कस्टमर का बिहेवियर है हाँ। उसके हिसाब से उसका एक फनल क्रिएट होगा। फिर हमने बहुत सारी जगह पे जो प्रमोशन किया, ठीक तो है। प्रमोशन के हिसाब से क्या होगा कि जो कस्टमर का एक बार पेज व्यू किया हाँ। और परचेस नहीं किया, निकल गया, ठीक है। तो जो उसने प्रोडक्ट देखा है उसके हिसाब से उसका अलग से फनल होगा और उसका मार्केटिंग होगा। फिर कोई कस्टमर आता है, उसको एड टू कार्ट किया, मतलब उसको इंटरेस्ट ज़्यादा है वो ठीक है। प्रोडक्ट लेने में, हाँ। लेकिन उसको प्राइसिंग में कोई दिक्कत हुआ होगा या तो शिपिंग टाइमिंग में कोई इश्यू होगा, तो उसको हम सब एनालाइज करते हैं कि ये इसने क्यों किया। उसके हिसाब से हम फनल बनाते हैं। उसको डिस्काउंट वगैरह का ऑप्शन भी है अवेलेबल। तो फनल में आप लोग एक्चुअली करते क्या हो कि भाई उसको, अगर मान लो आपका एक इंटरेस्ट है कि भाई क्लाइंट को 2 घंटे बाद मैसेज जाना चाहिए आफ्टर परचेजिंग, तो मैसेज जा रहा है, जा रहा है, व्हाट्सएप पे जा रहा है, ईमेल पे जा रहा है, न्यूज़लेटर जा रहा है, या फिर उसको सारी जगह पे जा सब तरीके से उसको कनेक्शन जा रहे हैं। हाँ। फिर कुछ और भी ट्रिगर, क्योंकि फनल तो मतलब ट्रिगर और एक्शन पे, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। हाँ। अभी मान लो चेकआउट किया किसी कस्टमर ने, ठीक है। कहीं पेमेंट नहीं किया, अच्छा, लास्ट पे जाकर के लास्ट छोड़ पे दिया। जाके छोड़ दिया, हाँ, अबेंडन हो गया। एबेंडेंट हो गया। हाँ। अब ये इस तरह के कस्टमर रहते हैं, वो क्या होता है, अभी एक या 2% का कस्टमर तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, जो तो इसको रीटारगेट करते हो उसको आप? हम मेल भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ओके। उसको डायरेक्टली एक लिंक भेज देते हैं कि आपने जो चेकआउट किया था उसको यहाँ से, वो आपने जो डिटेल भी फिलअप किया था, नाम, नंबर, शिपिंग एड्रेस, सब कुछ फिलअप किया था, लास्ट स्टेप पे आपने क्या किया था, छोड़ पेमेंट दिए नहीं थे, किया था। पेमेंट नहीं किए थे। तो ये लिंक है, आप यहाँ पे पेमेंट कीजिए, आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब बहुत डिटेल, इस वजह से आप ये बोल पा रहे हो कि भाई वो 1% नहीं है, 5% है हाँ, क्लाइंट कन्वर्जन रेशियो। और ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, अच्छा, जो 5% मिनिमम बोल रहे हो? मिनिमम बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, बढ़िया है। CRM और ERP भी इसमें एडवर्टीज, मतलब इसको ऐड हाँ, मतलब जो कर सकते B2B हैं? कस्टमर्स है, हाँ। जो भी B2B चला रहा है, तो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, सेटअप होगा, हाँ। उसमें भी अलग से वो इन्वेंट्री या तो मैनेज करते होंगे, CRM सॉफ्टवेयर मैनेज करते होंगे, ERP सॉफ्टवेयर मैनेज करते होंगे। तो अगर उसको जो अपना जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके साथ कनेक्ट करना है तो वो आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। इजीली कनेक्ट हो सकते अच्छा, जैसे मान लो कोई ऑनलाइन बिजनेस को स्केल करना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए हैं। स्केलिंग में? मतलब उसका बिजनेस चल रहा है, अब उसका एक बेसिक सेगमेंट पे तो आपके साथ वो काम कर रहा है, अब वो इस लेवल पे, जैसे मान लो एक अच्छा खासा साल भर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ का एक चल रहा है, अब उसके बाद उसको अब डबल 2x पे जाना है, 3x पे जाना है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? उसके लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि उसको ऑनलाइन आना चाहिए। अभी मैं इसका एक मार्केट में चल रहा है, वो मैं बताता हूँ, LIC। LIC में अभी सब इंश्योरेंस करवाते हैं, हाँ। लेकिन LIC का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट क्या है? तो LIC के पास है ना पूरे ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है, मतलब ठीक है। पूरे इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स हैं। हाँ। अब उसका है ना, उसने सबसे ज़्यादा गलती की है, HDFC है, सारे जो ऑनलाइन है इंश्योरेंस कंपनी, उसने ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन LIC है ना, हाँ। वो बाद में आई। ओके। तो उसकी वजह से उसका जो इंश्योरेंस का जो बिजनेस था हाँ। वो कम हुआ, ठीक है। क्योंकि जो पहले जो चल रहा था उसका 80% इंश्योरेंस का बिजनेस था। अच्छा। अब उसका इंश्योरेंस का बिजनेस परसेंटेज के हिसाब से आप देखने जाओगे तो 50% से भी कम है।
अच्छा तो उसका मेन वीक पॉइंट क्या आया कि उसने एडॉप्ट नहीं किया ऑनलाइन अच्छा, मार्केट। तो एडॉप्शन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है। पर मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ऑनलाइन भी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक काम कर रहा है, अब नेक्स्ट ईयर या अगले 2 साल बाद उसकी प्लानिंग है कि भाई मेरे को अब 10 करोड़ का काम करना है, तो वो ऐसा आपके साथ क्या फीचर ले ले कि भाई मेरा वो डबल हो जाए धंधा? अगर उसके पास है ना कोई प्रॉब्लम होगा, अगर हाँ। कोई भी बंदा है कि उसको 1 करोड़ का काम कर रहा है ई कॉमर्स में, हाँ। तो उसको पहले से ई कॉमर्स के बारे में तो पता ही है। हाँ। और उसमें वो जो पूरा काम कर रहा है उसमें हाँ। प्रॉब्लम्स हो गए। ई कॉमर्स में छोटे छोटे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको चेकआउट वाला बताया अभी, हाँ, तो आपने हाँ। बोला कि इसको चेकआउट के टाइम पे भी लिंक भेज सकते हैं लास्ट मोमेंट के, आप अच्छा। पेमेंट कर दो। तो मतलब वो तो छोटे उसका छोटे लूप होल्स को खोजना लूप होल्स पड़ेगा। को खोजना पड़ेगा। कि दूसरा होता है कि मार्केट। अभी कोई बंदा है सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है, हाँ। उसको लग रहा है कि मुझे आउट ऑफ पूरा कंट्री में बेचना है, पूरे वर्ल्ड में बेचना है, तो हर मार्केट में उस मार्केट के हिसाब से उसको बेचना है, उस मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग करना है, हर मार्केट के हिसाब से उसका लैंग्वेज चेंज करना है, तो वो भी हो सकता है आपके सिस्टम में है। सिस्टम में। ओके। एआई को कैसे ऑटोमेट करते हो आप अपने सिस्टम में, और एआई को कैसे देख रहे हो अपने इस ई कॉमर्स वेबसाइट में? हमने देखा कि जो ये ऑनलाइन बिजनेस है तो पूरा सर्च इंजन पे टिका हुआ था। हाँ। लेकिन आज के ज़माने में सब लोग क्या करते हैं हाँ। कि टाइम बचाने के लिए सब जगह पे प्रोडक्ट देख के फिल्टर करके फिर फाइंड आउट करके पूरा प्रोडक्ट देखना, उसके बाद परचेस करना टाइम नहीं है। ठीक है। पहले शॉप पे जाने का टाइम नहीं था 1 घंटे का, तो लोग क्या करते थे ऑनलाइन मंगवा लेते थे। अब क्लाइंट के पास 15 मिनट भी नहीं है कि आप ऑनलाइन पे जाओ, सर्च करो, फिल्टर लगाओ, प्राइसिंग देखो और उसको परचेस करो। अब तो लोग जीपीटी और चैट जीपीटी यूज करते हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप कस्टमर को जो चाहिए ना वो दो सेंटेंस में लिख देते हैं कि अच्छा, मुझे मतलब ये प्राइस रेंज में ये चीज चाहिए। मतलब वो टाइमिंग जो 15 मिनट था वो अब 5 सेकंड 10 सेकंड हो गया है। हाँ, और मतलब 1 मिनट में मुझे पूरी चीज़ चाहिए भाई, मुझे लिख के बता दिया या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दिया, अब मुझे उसके बाद फिल्टर्ड रिजल्ट चाहिए। फिल्टर्ड रिजल्ट चाहिए। तो फिर वहाँ पर आप वहाँ से ट्रैफिक कैसे लाओगे अपनी वेबसाइट पे? वो पूरा टेक्निकल गेम है। अच्छा। उसमें क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल अगर बताओ तो। टेक्निकल बताइए तो उसमें स्कीमा वगैरह का आता है, स्कीमा आता है जो लैंडिंग पेज पे है। उसमें फ्रंट एंड में यूआई यूएक्स सेम ही लगेगा, ठीक है, कोई भी वेबसाइट बनाओ। लेकिन बैकएंड में क्या होता है कि उसमें स्कीमा आता है, उसमें पूरे प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है, वेरिएंट्स है, वेरिएंट में आप समझ सकते हो कलर, साइज वगैरह, तो वो सारी चीज़ है वो स्कीमा में जेसन फॉर्मेट में पहले से ही होती है। अच्छा। उस स्कीमा से एआई मॉडल है, मतलब कोई भी आप ले लो, चैट जीपीटी ले लो, जेमिनी ले लो, तो वो क्या करते हैं उस पेज को रीड करते हैं। अच्छा। मतलब उस स्कीमा को रीड कर सकते हैं। ओके। और वहाँ से वो डेटा फेच करते हैं, फिर उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि वो जो आपने जो फिल्टर लगाया कि मुझे इतनी प्राइस का ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से वो आपको है ना अपना प्रोडक्ट मैच करेगा। अच्छा। अगर सही रहा उसके लिए हमारा प्रोडक्ट सही है तो डायरेक्टली डिस्प्ले कर देगा। अच्छा। लेकिन हमारा जो वेबसाइट का जो डेटा है वो हमें जेमिनी तक पहुंचाना पड़ेगा। वो तो जेमिनी तक पहुंचाने के लिए स्कीमा है ना, स्कीमा ठीक है, इज द बेस्ट। अच्छा, सही है। तो ई कॉमर्स और एआई क्या ये एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है? हाँ। मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। अच्छा। क्योंकि जो आप चीज़ पहले लेने में टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। अब जो टाइम आप ऑनलाइन फिल्टर करने में टाइम लगा रहे हो, सर्च करने में, देखने में क्या रिव्यू है नहीं है, ये सब कुछ, मतलब हजारों प्रोडक्ट है, उसमें से आपको देख के कौन सी प्रोडक्ट लेनी है वो डिसाइड करते थे। अब वही काम एआई कर रहा है। ये जो ई कॉमर्स का जो आपने सेगमेंट बना लिया है, 2017-18 से 23 के बीच का जो बिजनेस था, उस समय आप मेंटली शांत थे या अभी 3 साल से मेंटली शांत हो? अभी शांत हूँ। अभी शांति है।
चलो एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि आपने इतनी सारी वेबसाइट बना दी 50 प्लस, तो आप खुद बोल रहे हो, और जो कि सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं आ रहा है, उनका बेस्ट एसईओ चल रहा है, उनके लिए सब सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटेड है। तो क्या कभी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि यार एक आध ई कॉमर्स में अपनी डाल देता हूँ? नहीं, आपका क्वेश्चन सही है कि लेकिन क्या होता है कि आदमी का जो बिजनेस होता है, मतलब उसका काम करने का तरीका होता है, उसमें एक्सपर्टाइज होता है, उसमें नॉलेज होता है। ठीक है। अभी हमारा नॉलेज है कि बिजनेस को डिजिटलाइज कैसे करना है, उसको ऑनलाइन कैसे करना है। हाँ। लेकिन मान लो कोई क्लॉथिंग बिजनेस है, तो मुझे कपड़े के बारे में तो पता नहीं है, ठीक है, कि उस कपड़े का स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं टेम्पररी स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा। 2 महीने 3 महीने सबको बेवकूफ़ बना के बेच सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ जो मार्केट में सब लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे अगर ब्रांड बनाना है, कोई अच्छा खासा कपड़े का ब्रांड बना के उसको ऑनलाइन बेचना है, तो मुझे कपड़े के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं 1 साल पूरा रिसर्च करूँ, फिर मैं कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो फिर मेरा बिजनेस ही क्लॉथिंग बिजनेस हो गया। लेकिन अभी हमारा बिजनेस क्या है कि कोई भी ब्रांड है, कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चर है, वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसको ऑनलाइन कैसे लाया जाए। तो मतलब आपका कहना ये है कि भाई आप डिजिटलाइज कर रहे हो, तो यही आपका कोर एक्सपर्टीज है। हाँ, ई कॉमर्स में फोकस है मेजर। हाँ, इससे अलावा हट के कोई काम नहीं करते। हाँ, चाहे भले ही आपको क्लाइंट के थ्रू दिख रहा है कि उस धंधे में बहुत प्रॉफिट ही क्यों ना हो, हाँ, तो भी अपन माइंड शिफ्ट नहीं करते। वो क्लाइंट का एक्सपीरियंस है, उसमें क्लाइंट को उस बिजनेस को करने को आता है, उसने उसमें 5-6 साल डाला हुआ है, दिया हुआ बात है। हाँ। जैसे हमने ई कॉमर्स में दिया हुआ है, इस तो वैसे ही हम इसमें एक्सपर्ट है, तो हम क्लाइंट लेके आ सकते हैं। लेकिन जो क्लाइंट को जो सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आ रहा है, हाँ। तो उसमें क्वालिटी चेक कर सकते हैं। कभी कभी कोई क्लाइंट का प्रॉब्लम आया तो उसको सॉर्ट आउट करना है, तो उसमें उस पर्टिकुलर बिजनेस में आ जाता है। अमेज़न भी एक अच्छा मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट भी है, तो लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट ना करके आपके साथ ई कॉमर्स ही क्यों नहीं आप डेवलप करेंगे भाई? उसका है ना 2-3 रीज़न है। अच्छा। पहला रीज़न है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका 100% अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, बेस्ट। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अमेज़न पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी। ठीक। आप खुद परचेज करते हो, ओके, आपको पसंद नहीं आएगा, आप चीज़ क्या करोगे? रिटर्न कर देंगे। तो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो क्या करता है कि जो प्रोडक्ट है वो बाइंग किया तो उसमें प्लेटफॉर्म फी जोड़ देता है, खुद का चार्ज लेता है, ठीक है, प्लस उसमें क्या करता है कि वो शिपिंग चार्ज भी लेता है प्रोडक्ट पहुंचाने का। फिर जो प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, हाँ। तो उसमें डबल शिपिंग लगेगा, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट जाएगा, अच्छा, दूसरी बार वापस आएगा, तो डबल चार्ज लगेगा। तो अगर प्लेटफॉर्म फीस, डबल शिपिंग चार्ज, डबल लगेगा जब Okay. रिटर्न होगा हाँ, तो वो जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें से वो बाद होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट 60 या 70% सेल हो रहा है, 30% रिटर्न आ रहा है, हाँ, तो उस टाइम पे आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। अच्छा, अगर आप काउंट करोगे वहाँ पे मतलब हर 10 में से अगर 6 से 7 ऑर्डर हो रहे हैं और 3 से 4 ऑर्डर वापस आ रहे हैं, तो मैं लॉस में हूँ, तो आप लॉस में आओगे, ओके, प्रॉफिट में नहीं आओगे। ये प्लानिंग भी बहुत होनी जरूरी है। तो मतलब सब तो पीछे पड़े रहते हैं कि भाई मैं अमेज़न पे लिस्ट कर दूं, मैं फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दूं, तो उसमें या तो उसको नॉलेज नहीं है, या तो जैसे मैंने बोला कि उसको पहले प्लानिंग नहीं किया था और 5-6 लाख का एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लिया और अमेज़न पे भी लिस्ट कर दिया, फिर उसको प्रॉफिट वहाँ पे नहीं हुआ, तो अमेज़न पे अब ट्राई कर रहे हैं। दूसरा लोग क्या करते हैं, नहीं तो आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हो, आपके हिसाब से अमेज़न पे लिस्ट ही नहीं करना चाहिए? लिस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, सीरियसली? अच्छा, क्योंकि अगर आप अमेज़न पे पहले तो लॉस खा रहे हो, हाँ, दूसरा अगर आपको आपकी प्रोडक्ट है उसको प्रमोशन करना है, हाँ, लोगों तक पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे? उसको एड रन कर सकते हो, हाँ, या तो प्रमोशन इंस्टाग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म से आप उसका मार्केटिंग प्रमोशन कर रहे हो, गूगल, कहीं से तो आप यूआरएल क्या डालोगे?
जो प्रोडक्ट का होगा। मैं तो अमेजन वाली लिंक डाल दूंगा। अमेजोन वाली लिंक डाला, हाँ। आपने एक प्रमोशन किया, कस्टमर आया, उसने ओपन किया, अमेजोन स्टोर पे आए, हाँ। फिर पूरा प्रोडक्ट पेज आप ओपन करते हो, नीचे सजेशन रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाता है। हाँ, आता ही है। तो रिलेटेड में तो आपके कॉम्पिटिटर ही है। अच्छा। अब कोई बंदा आया, आपने प्रमोशन किया, उस आपके पेज पे आया और रिलेटेड प्रोडक्ट परचेस करके चला गया, अच्छा, तब क्या होगा? खर्चा में किया था, वही हुआ। ओके। फिर दूसरा ऐसा है कि जैसा मैंने बोला कि Loss। फनल, एड टू कार्ट के बाद आप फनल कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, वो आप, सारा आपके ई-कॉमर्स में। हाँ। तो वो आप अमेजोन पे कर नहीं सकते। तो भाई मतलब एक सबसे प्यारी सलाह अगर आप ई-कॉमर्स के बिजनेस ओनर्स को दोगे तो आप यही दोगे कि भाई अमेजोन और मार्केट प्लेसेस पे डायरेक्टली मत जाओ। मतलब जब आपको नॉलेज नहीं है तब तो मत ही जाओ। नॉलेज है तो समझ में आता है, समझ में आता है। हो सकता है अगर आपने ऐसी पॉलिसी बनाई हो, क्या ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है कि भाई मैं अमेजोन मतलब अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, हाँ, तो खुद का पॉलिसी चलाएगा वो, मतलब आप अपनी पॉलिसी नहीं, आपको भाई अमेजोन की पॉलिसी पेमेंट कटना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं है, आपको अमेजोन की पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम अपनी ई-कॉमर्स बनाएंगे तो हमारे बिजनेस के हिसाब से हम पॉलिसी बना सकते हैं। अच्छा, जैसे रिटर्न चार्ज है तो इस तरह से होना चाहिए, मतलब हमारा प्रॉफिट भी रहे, हाँ, और कस्टमर को हम पे ट्रस्ट भी रहे। तो इसमें तो पेमेंट गेटवे आ जाती है, रेजर पे, बिल्डेस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ठीक है, तो वो भी एक चार्जेस लेती हैं। हाँ, बेसिक 1.8% समथिंग, कई जगह है 2.8 है, लेकिन ठीक है, रोजर पे है, रेजर पे, हाँ, तो वो 1.8 या 2% लेते हैं, हाँ, 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 और अमेजोन लेती है 7%। अच्छा, प्लेटफॉर्म चार्ज अमेजन का 7% है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रेजर पे के साथ मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना सिस्टम बनाया आपके थ्रू और मैं काम कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, अब फ्यूचर में इन केस अगर मुझे कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और रेजर पे में भी अगर मैं आपके सिस्टम के साथ हूँ, अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं जम रहा है प्रोडक्ट के साथ, तो क्या बैंकिंग जो आती है इसमें सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि भाई प्रोडक्ट को ये अगर कोई क्लाइंट वापस देना चाह रहा है तो उसको पैसे वापस मिलने चाहिए? हाँ, वो आपके हाथ में रहता है, मतलब जो जिसने ई कॉमर्स बनाया है, हाँ, जो क्लाइंट से, हाँ, तो उसके हाथ में रहेगा कि इसको रिफंड देना है नहीं देना है। अगर वो तो चाहेगा तो रिफंड कंपल्शन नहीं है कि रिफंड देना है कि नहीं देना। हाँ, उसने क्या किया होगा कि उसकी जो पॉलिसी पेज है, शिपिंग चार्ज, ये सब पॉलिसी, उसमें उसने मेंशन किया होगा कि भाई एक बार अगर प्रोडक्ट गया या ऑर्डर हुआ तो उसको ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी द बायर एंड्स। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वो उसको भी बिजनेस करना है, हमारे कस्टमर, लेकिन वो क्या करेगा कि उसका बिजनेस भी ट्रस्टेबल रहे। और कस्टमर कभी कभी उल्टा होता है, कभी कभी कस्टमर हमके खेलना चाह रहा है, खेल के फ्रॉड कर देता है। अच्छा, अभी कोई आप प्रोडक्ट बेचते हो, हाँ, मान लो अमेजोन पे बेचा, हाँ, अब कस्टमर क्या करता है, उसके पास पुराना चीज़ पड़ा हुआ है, तो बॉक्स में चेंज करके बोल देता है कि भाई ये मैंने नहीं लिया, ये पुराना है। तो उस टाइम पे अमेजोन क्या करता है, कस्टमर बेस पे वो रिफंड दे देता है। लेकिन आपने जो प्रोडक्ट डिलीवर किया, हाँ, तो आपको पता है कि इसका ये सही में गलत गया था या कोई प्रॉब्लम है, या तो शिपिंग के टाइम ख़राब हो गया, तो कस्टमर को रिफंड देना है नहीं देना है वो आपके हाथ में है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो आपके ई कॉमर्स में अगर मुझे इंडिया से बाहर माल भेजना है तो वो पॉसिबल है? हाँ, मतलब आपको कोई ऐसा शिपिंग ढूंढना पड़ेगा कि वो इंडिया से बाहर सिर्फ शिपिंग चेंज है, बाकी सब कुछ सेटअप है। और वही जो आप शिपिंग ढूंढ रहे हो, हाँ, उसको हम अपने ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो शिपिंग कंपनी को हमारी कनेक्ट कर लोगे। जैसे मान लो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका मेरा टारगेट ही दुबई है, ओके, ठीक है, मेरे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं दुबई टारगेट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इंडिया में रह करके ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ आपके थ्रू जिसको मैं टारगेट कर लूँ दुबई में, और दुबई के क्लाइंट्स मैं उनको क्लोज कर लूँ, और क्योंकि प्रोडक्ट इंडिया में है, इंडिया से मैं शिप कर सकूँ, हाँ, कस्टमर मेरा दुबई में है,
ठीक है, वेबसाइट मेरी सर्वर पे है, ओके, तो हाँ क्या हो ये सकता है। पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। और मैं तो ये बोलूँगा कि इसमें अगर दुबई में है हाँ, तो आपको अरबिक लैंग्वेज में चाहिए वेबसाइट, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन है। अच्छा, मतलब लैंग्वेज हाँ चेंजिंग का ऑप्शन लैंग्वेज है। चेंजिंग का भी ऑप्शन है। ठीक आप है, इंडिया में कोई ओपन कर रहा है तो उसको इंग्लिश या हिंदी में ओपन होगा, ठीक है। दुबई में करेगा तो उसको अरबिक में होगा। हम्म, यहाँ तक कि अगर आपको दुबई का जो ब्रांड है उसका नाम चेंज है तो एक ही वेबसाइट को आप दो तरह के भी ओपन कर सकते हो। मतलब दुबई का जो क्लाइंट ओपन करेगा तो उसका जो डोमेन नेम है उसका यूआरएल भी चेंज करवा सकते हो और इंडिया का भी चेंज करवा सकते हो। तो डोमेन मेरे को 2 अलग परचेस करने होंगे? हाँ डोमेन दो अलग परचेस करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन एक ही स्टोर पे एक ही अच्छा, आप प्रोडक्ट जब अपलोड कर रहे हो तो उस पे मैं तो शिफ्ट आप कर एक ही सकता हूँ। प्रोडक्ट को आप दो डोमेन पे लिस्टिंग करवा सकते हो। और यहाँ से बैठ करके मैं दुबई के एड्स भी रन कर सकता हूँ उस पे? हाँ यहाँ पे एड्स भी रन कर सकते हो। ऐसा कोई केस स्टडी है आपका? जो आप कुवैत का बता रहे थे वो कुवैत की ही थी? हाँ कुवैत का जो मैं बता रहा था वो वो कुवैत तो का प्रॉपर वहीं की प्रॉपर का थी, ऐसा बनता नहीं था कि भाई इंडिया से प्रोडक्ट जा रहा है हाँ और कहीं और जा रहा है। नहीं ऐसा वो नहीं था? नहीं था। ओके, ठीक है। तो ऐसे मतलब पॉसिबिलिटी पूरी है? पॉसिबिलिटी है। ठीक है। एक बेस्ट एडवाइस जो आप इस बिज़नेस ओनर्स को देना चाहते हो कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, या नए बिज़नेस ओनर्स जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, परसुइंग एमबीए है, और जो इस माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं कि भाई ई कॉमर्स को डीप अंडरस्टैंड करके मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकूं, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है कि हर व्यक्ति करना चाहता है, हाँ ठीक है। ठीक। और वो कुछ लोगों की एक लाइफ की जर्नी होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं उसके लिए ड्रीम कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों का एक ड्रीम भी होता है हाँ कि भाई कुछ लोग 9 to 5 से बाहर आना चाहते हैं। तो उनको आप क्या सलाह देते हो कि भाई आप इस इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में, क्या क्या बैग में क्या क्या पैक करके आप एक सिस्टम में आओ, आपको क्या चाहिए? એમાં છે ને ધંધો છે એ તમારો જે મેન એક્સપર્ટાઇઝ છે એમાં જ ધંધો કરવો જોઈએ। જેમ मतलब તમારો मैं हिंदी में बताता हूँ तो आपका जिस धंधे में एक्सपर्टाइज है हाँ, उसी बिजनेस करना चाहिए, वही अच्छा। बिजनेस में। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था कि आप ये बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, जो हाँ, 50+ क्लाइंट्स है तो उसी में से कोई बेस्ट कोई काम एक कर रहा आध- कि होगा अगर कुछ तो अच्छा कर उसमें रहा है उसको उठा लो। उसको उठा के वो बिजनेस में मैं घुस जाऊँ। हम्म, तो मेरा मेन क्या है कि मैंने इस पे एक्सपर्टाइज लिया है, हाँ। पूरा देखा है, तो मैं ये डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट कर रहा हूँ, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ। तो अगर जिसका भी कोई बिजनेस है हाँ, तो उसका बिजनेस में उसका एक्सपर्टाइज है, ओके। तो मेरा यही एडवाइस होगा हम्म, कि आपका बिजनेस में जैसे एक्सपर्टाइज है तो आप वो करें। डिजिटल अच्छा। का काम हमारा है हम्म, तो वो हमें करने दें, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा अच्छा, और आपका बिजनेस मतलब 10x 100x आपको बढ़ाना है तो वो भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। पॉसिबल है। सिर्फ फोकस आपका आपके काम पे होना चाहिए। काम पे होना चाहिए। चलो भाई, अभी मैं business एक आपको इसके बारे में एग्जांपल दूँ तो हाँ, मुकेश अंबानी हम्म, जो रिलायंस का हम्म, डायरेक्टर है, अब वो सोचेगा कि मैं क्या रिलायंस का है ना मार्केटिंग करता हूँ, हम्म, प्रमोशन करना चाहता हूँ, हम्म, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाता हूँ हम्म, और मैं पोस्ट कर देता हूँ, फ्री में है। हम्म, अब मुकेश अंबानी खुद अगर इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल करेगा हम्म, तो उसका बिजनेस कौन करेगा? हम्म, सीधी सी बात है। हम्म, तो वो क्या करेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट का जो सोशल मीडिया मैनेजर है उसको करने देगा। हाँ, मतलब वो अपने- जिसका काम जो है हाँ उसको वही सुहाए। वही एक सुबह है, हाँ, सही। जिसका काम जैसा है उसको वही सुहाए। ठीक है, बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से हम पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं, और जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे एक ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर के, आई हैव आस्क्ड एवरीथिंग फ्रॉम यू, और आपने बड़े शालीनता से और बहुत ही सही तरीके से बहुत डीप बातें, प्रोज कॉन्स, किस तरीके से काम को करना है, अमेज़न सही है या नहीं है, मार्केट प्लेस में कैसे किया जा सकता है, आपने बहुत अच्छा डिटेल नॉलेज दिया हमारी ऑडियंस को। तो दोस्तों, ये थे हीरेन,
इनका बेस है राजकोट। आज हमने इनसे ई कॉमर्स के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लिया और हमने इस पॉडकास्ट में उन बिजनेस ओनर्स को कंसर्न करने की कोशिश की है जो कल के डेट में अपना ई कॉमर्स बिजनेस या ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाहते हैं, जिन्होंने करीब करीब अपना एक बेसिक बजट इस वेबसाइट की दुनिया में, जहाँ पर एक बड़ा एक्सपेंस लग जाता है, करीब करीब 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं एक ढंग का ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का, उसको ये बहुत ही कम दामों में बोल लीजिए या फिर बहुत ही सही तरीके से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये एसईओ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये आपको मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं और एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल क्रिएट करके आपको देते हैं। इनका कहना है कि बिजनेस आपका, आप करिए, हमें जो काम आता है वो हमें करने दीजिए। तो इस मोटो के साथ अनस्क्रिप्टेड जर्नी विद नवीन को हम आज के इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करते हैं। आप ऐसे ही बिजनेस वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं अनस्क्रिप्टेड जर्नी विद नवीन ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं www.journeywithnaveen.in। सो थैंक यू, नमस्कार।